हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम डिवाइड करके ले रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को डील किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज फर्टिलाइजेशन को डील कर रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ओव्यूलेशन और इस डिटेल को एक एंगल देते हैं। देखिए, हमको ये पता था कि एक्चुअली जो हमने ओवम का स्ट्रक्चर देखा था वो ओवरी से रिलीज हुई, और ये जो रिलीज था, ये जो प्रोसेस ऑफ रिलीज था, ये बेसिकली था ओव्यूलेशन। हमें ये भी पता है कि ओव्यूलेशन जो है वो एक टिपिकल 28 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ऑफ द साइकिल में होता है। यदि साइकिल 28 डेज का होता है, आप हर केस में ये अप्लाई मत कीजिएगा कि आप जो भी आपको डे दिया जाए, लेटर सपोज अगर आपको सवाल दे दिया गया कि एक फीमेल है जो कि बेसिक जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है, तो आप वहां पर बेसिकली ये मत बोलिएगा कि एक्चुअली वहां भी 14 डे का होगा, नहीं होगा। ये ध्यान देंगे कि उनका एक छोटा सा उस पर एक तरीका होता है। इफ यू नीड टू कैलकुलेट द डे ऑफ द ओव्यूलेशन इन अ गिवन menstrual cycle of having x number of days, तो जो भी आपको दिन दिया गया है, मैं जैसे लेटर सपोज एक सवाल लेके कर रहा हूं कि अगर मुझे बोला गया कि 30 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन, तो आई हैव टू जस्ट सब्सट्रैक्ट 14 इन द गिवन नंबर ऑफ डेज। मतलब मुझे 30 माइनस 14 करना पड़ेगा, और 16th डे जो रहेगा दैट विल बी द डे ऑफ द ओव्यूलेशन। तो आपको ये समझना है कि जो भी आपको डे क्या दे रहा है, -14। ये -14 क्यों होता है, ये बात का एंगल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंगल से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आप वापस आ जाइए इसमें। तो एक वो जो गैमेट हमने पढ़ा वो एक्चुअली यहां से रिलीज हुई। ये रिलीज होने के बाद कलेक्ट करने का काम फेब्रुअरी का होता है। कलेक्ट करते हुए ये पहुंच जाती कहां पर, एम्पुला तक। क्लियर? तो ये बेसिकली ध्यान देना है कि फर्टिलाइजेशन के लिए ये ध्यान दे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो फीमेल गैमेट है ये अमरता का वरदान लेके आई हो कि ये बैठे रहेगी एम्पुला में आजीवन तपस्या करते हुए और स्पर्म आए कई 20 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। इस ओवम का भी अपना सर्वाइवल टाइम होगा। तो अगर उस सर्वाइवल टाइम तक अगर स्पर्म एम्पुला पहुंच जाता है, तो देखिए मैं बार बार इन चीजों को बोल रहा हूं, तो आपको क्लियर ये होना चाहिए द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। देखेंगे डिटेल करेक्शन हुई है कुछ साल पहले तक, जो एनसीईआरटी है वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन लिखता है, लेकिन अंदर की तरफ डिटेल जो रहता है वो आज की डेट में करेक्ट होकर के एम्पुला आ चुका है ना। एम्पुला इज दी बेस्ट आंसर दैट यू कैन गो फॉर। अगर जंक्शंस के टर्म्स में सवाल अगर बनते हैं, अगर जंक्शंस में बनते हैं, जंक्शन ही दिया है चारों ऑप्शन में, देन आप एम्पुलरी इस्थमिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल टर्म में पूछ रहा है कि फिम्बरी में होता है कि आपका सिलोमिक कैविटी में होता है कि एम्पुला में होता है कि स्टमस में होता है, तो आपका एक आंसर जो जाएगा दैट विल बी एम्पुला। तो इस यहां पर पहुंचने के बाद ये ओवम बैठी हुई है, हमने स्ट्रक्चर बकायदा देखा हुआ है, वो सेकेंडरी oocyte होती है। अपन भी ये भी बात अपन ने देखी थी कि वो सेकेंडरी oocyte होता है। ये कोरोना रेडिएट आ गया और ये सारी चीज आ गई। अब ये ध्यान दीजिए क्या होगा नाउ। कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, coitus या सेक्सुअल इंटरकोर्स से the semen will be deposited on the upper part of vagina। हमको खाली वेजाइना भी अगर हमको ऑप्शन में होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दे मोर एप्रोप्रिएट होता है अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। सीमेन डिपोजिशन विल occur in the vagina, and this process of semen deposition is referred as in the female genital tract is known as the insemination। So deposition of the semen while coitus or sexual intercourse through penis into the vagina or female genital tract is referred as the insemination। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहां पर स्पर्म्स आ गए, और ये देखिए ये स्पर्म्स आ गए, कुछ स्पर्म्स यहां आ रहे हैं, ये अपन लेके चलते हैं। क्लियर? तो स्पर्म्स डिपॉजिट हुए और ये स्पर्म्स अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ते। इसलिए याद रखिए अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज होता है, और ये जो स्टेप होता है इस पर अगर लिया जाए तो नीट 2017 में इस पर सवाल आया था
इस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जैसे जैसे सर्विक्स, यूट्रस और ओविडक्ट की तरफ जाता है, इस स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो बढ़ते जाती है और ये स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्चुअली इसके बाद अगर लिया जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, और ये एक्चुअली एक स्टेप होगा, ये स्टेप को हम बोलेंगे क्या होगा, सो देयर विल बी फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। Here, this physiological activation of sperm, which occurs in the female genital tract, 2017 में वही ऑप्शन डाला था, this occurs in the female genital tract. This physiological activation of sperm in female genital tract is referred as capacitation. इसका ड्यूरेशन भी याद रखिए कि कैपेसिटेशन में 5 से 6 घंटे लगते हैं। कुछ किताबें आपको 6 से 7 घंटे भी बताएंगी, लेकिन मैं पर्टेनिंग टू ओल्ड एडिशन ऑफ एनसीईआरटी चल रहा हूं, जिसमें क्लियर कट मेंशन था कैपेसिटेशन जो है ये 5 से 6 घंटा लेता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ध्यान देंगे क्या हो रहा है, इस कैपेसिटेशन के दौरान में स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंटली इस दौरान पर स्पर्म की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो गई, उस दौरान पे बढ़ गई है। तो दो चीजें हुई हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से अभी तक जो है सीमेन आकर के डिपॉजिट हो गया वेजाइना में, और ये जो डिपॉजिटेड सीमेन था वेजाइना में ये बेसिकली आगे की तरफ मूव करना चालू किया। इस दौरान पे हो क्या रहा है ये ध्यान दीजिए, जो एक्चुअली ये जो अंदर की तरफ यूट्राइन की म्यूकोसा और ओविडक्ट है, इनकी जो म्यूकोजल लेयर है उसका जो फ्लूइड सिक्रीशन होता है, वो फ्लूइड सिक्रीशन स्पर्म को नहलाता है पूरा। और ये स्पर्म जो है ये अगर इस माना जाए कि ये बड़े गंदे गंदे होते होंगे तो इनका पूरा अच्छे से इनको नहलाया जाता है। यहाँ पर नहलाने पर ये साफ सुथरे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लूइडी सिक्रीशन फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वही कैपेसिटेशन परफॉर्म कर रहा है। कैपेसिटेशन के दौरान में एक्टिवेशन हुआ और इन द टर्न हमको क्या मिला, मोटिलिटी जो है वो बढ़ गई। क्लियर। अब मोटिलिटी बढ़ने के साथ अगर लिया जाए तो बेसिकली देखिए क्या है, कई बार पाथवे पूछी जाती है इस दौरान पे, पाथवे कैसे याद रखेंगे ध्यान दे। स्पर्म जो है जो डिपॉजिट हुआ था वेजाइना में जाएगा यूट्रस, यूट्रस से जाएगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, क्लियर, और ये पहुंचना है इसको एम्पुला तक। तो आपको ये पाथवे क्लियर होना चाहिए कि यहां पर आया थ्रू पेनिस, देन ये बेसिकली अगर लिया जाए तो ये सर्विक्स, देन यूट्रस, यूट्रस से फिर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, और पहले इस थमस को क्रॉस करे एंड देन इट विल मूव टुवर्ड द एम्पुला, और एम्पुला में जाकर के बेसिकली फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला तो एक एंगल आपको यहां से ये समझना है, ये स्पर्म आ गया इधर, यहां पर ओवम थी। ऐसा कतई नहीं होगा कि 14th डे में जो ओवम रिलीज हुई हो, और अगर मान लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22वें दिन में हो, ये 7 दिन तक ये ओवम बैठे रहे, ऐसा कतई ना होगा। तो ये ध्यान दे कि ये जो ओव्यूलेशन है और ये मतलब ये ओवम का यहां पर पहुंचने का समय और ये स्पर्म का यहां पर पहुंचने का समय, इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक चीज याद रखिए कि द स्पर्म एंड द ओवम शुड रीच द एम्पुला साइमल्टेनियसली। क्लियर कट बात है, आपको एनसीईआरटी में भी लिखी हुई मिलेगी दैट द स्पर्म एंड द ओवम शुड रीच द एम्पुला, द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली। ज्यादा टाइम लैग यहां पर अलाउड नहीं होता, मतलब क्योंकि नहीं होने का रीजन रहता है क्योंकि ये उतने देर तक सर्वाइवल इसका ना रहेगा, और अगर ये पहले पहुंच जाते तो भाई साहब ये ज्यादा इंतजार ना कर सकते, महिलाएं हैं वो वैसे ही इंतजार नहीं कर सकती। तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, दोनों का जो डेटिंग पॉइंट है, लेट अस कंसीडर द एम्पुला एज द साइट ऑफ द डेटिंग ऑफ दीस टू स्पर्म्स एंड द ओवम। तो दोनों क्या चाहते हैं कि आप डेटिंग में या करके ये बैठे रहे हो 3 दिन तक इंतजार करें, संभव नहीं। इसीलिए फिर एक छोटे से लाइन में कोटेड होती है एनसीईआरटी में वो सवाल दैट जो सारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स रहते हैं, सारे कोपुलेशन जो रहते हैं, दे डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, दे डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी बिकॉज टाइम मिसमैच इसमें बहुत ज्यादा वो रहता है। खैर वो एक अलग एंगल है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि ये एक्टिवेशन हो गया जो कि 5 से 6 घंटे का लिया, कैपेसिटेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान दें, इसके बाद तीसरा, ये सारे टर्म्स में जो यूज कर रहा हूं मैंने पिछले सेक्शन में भी बताया था, ये सारे ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड होते थे, इन पर सवाल बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल नहीं बनते। बियॉन्ड द एनसीईआरटी जिनको बोला जाता है वो यही रहते हैं।
अगली चीज जो होती है इसके बाद कैपेसिटेशन हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्लियर। अब जब एक्रोसोमल रिएक्शन में आता, ध्यान दे क्या है कि यहां से देखिए, मान लेते हैं हम, क्योंकि देखिए हमारे पास कई लाखों की फौज थी, लाख की फौज में से लाख में तो लाख विवाह तो कर नहीं सकते, आगे जाकर के विवाह करने का मौका एक ही को मिलेगा। तो जो दावेदार होगा हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए मेरा ये वाला जो स्वयंवर जीतता वो आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ गया, यहां पहुंचेगा। यहां पर इस दौरान तक, इस जर्नी के दौरान तक अगर लिया जाए तो इस जो स्पर्मेटोजुआ थी, अब ये कैसा आया कि अगर थोड़ा सा स्पर्मेटोजुआ याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा और याद आएगा कि एक्चुअली स्पर्म की अगर सामने की तरफ की हेड को देखें तो कुछ ऐसा था, उसके सामने एक टोपी पहन के बैठा था वो। अब भाई हमारे हीरो है, हीरो जो है मस्त टोपी पहन के काला चश्मा लगा के ही बैठता है, अगर लिया जाए तो कुछ ऐसा आया होगा। फिर यहां पर से लिया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये भाई एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है। तो देखिए है क्या खेल कि आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी मेम्ब्रेन जो रहती है वो धीरे धीरे करके अनस्टेबल हो जाती है और एक्रोसोम में जो एंजाइम्स है वो धीरे धीरे करके रिलीज होना चालू हो जाते हैं। अब यहां से अगर लिया जाए तो देखिए ध्यान रखना है हमको, कि ये एक्रोसोम में क्या क्या निकालता है, एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन ये याद रखिए, एक्रोसोम के पास जो झोली भर के एंजाइम था वो अब निकलने का टाइम आ गया और वही एक्चुअली स्टेप होता है क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या निकलेगा, तो देखिए मैंने तीन चीजों की बात की थी। पहला ग्राउंड सब्सटेंस की बात की थी, जहां पर वो हम फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में या कोरोना रेडिएटर के बीच में डाले। दूसरा हमने कोरोना रेडिएटर की बात की थी और तीसरा हमने बात किया था जोना पेलुसिडा की। तो ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन में एक्रोसोम का जो कंटेंट होगा, इसका जो एक्रोसोमल कंटेंट होगा ये एक्चुअली रिलीज होगा। एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज होने से क्या होगा, एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज होने से क्या मदद मिलेगी, देयर विल बी हेल्प दैट विल फैसिलिटेट और दैट विल एक्चुअली रिजल्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। क्लियर। तो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए, घर में घुसने के लिए, घुसपैठ करने के लिए कुछ चाहिए तो एक्रोसोम के कंटेंट चाहिए। एक्रोसोम के कंटेंट में क्या है, एंजाइम सिक्रीशन है। क्या क्या एंजाइम होता है ध्यान देते चलेंगे। ग्राउंड सब्सटेंस की बात आई, ग्राउंड सब्सटेंस में आपको याद रखना चाहिए, ग्राउंड सब्सटेंस में जो एंजाइम होगा वहां पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम होगा। हाइलुरोनिक एसिड ग्राउंड सब्सटेंस था तो हाइलुरोनिडेज होगा। क्लियर। तो ये एक एंजाइम आ गया। दूसरा जो आएगा कोरोना रेडिएटा, तो हमारे पास होता है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। ये तीन ही नाम याद रखेंगे, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरी चीज जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट करने के लिए हमारे पास जोना लाइसिन या जिसको एक्रोसिन बोला जाता है। देखिए कलेक्टिवली क्या होता है, आपको एक सवाल ऐसे भी प्रैक्टिस करते टाइम मिलेंगे, इसलिए ध्यान दें। ये तीनों जो कलेक्टिव है, ये तीनों एंजाइम्स विच आर द कंटेंट ऑफ द एक्रोसोम और which are the acrosomal enzymes, these acrosomal enzymes are collectively referred as the sperm lysine। क्लियर। तो हमको ये ध्यान देना है, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, जैसे ही अंदर एंटर किया, देखिए धीरे धीरे करके अंदर एंटर कर रहा था। अंदर एंटर करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी बरसात गिराई गई, फ्लूइडी सिक्रीशन डाली गई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे, जिसके कारण से वो फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट हो गया, उसको अपनी यथाशक्ति का एहसास हुआ और वो आगे बढ़ा, वो रणबांकुरा आगे बढ़ा। और वो आगे बढ़ते 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 जैसे जैसे गया, इस उत्साह में सामने की दीवारें टूटती चली, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन टूटती चली और एक्रोसोम की मेम्ब्रेन टूटने के कारण उसका कंटेंट रिलीज हुआ। एक्रोसोम के कंटेंट में रिलीज क्या है, दुश्मन के घर में भेदने की क्षमता रखता है ये। दुश्मन का घर है क्या, हमारे लिए कोई यहाँ पर दुश्मन बहुत बड़ा नहीं है, हमारे लिए जो दुश्मन है हम उसको ओवम लेके चल रहे हैं। क्या होगा, ओवम को पेनिट्रेट करेगा, घर को भेदेगा। भेदने के लिए क्या है, तो भेदने के लिए त्रिशूल है, तीर है और गदाएं हैं। हमारे पास देखिए क्या है, हाइलुरोनिडेज है जो कि बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स हैं। क्लियर। एंड देन जोना लाइसिन और एक्रोसिन है जो कि जोना पेलुसिडा को, ये ध्यान देंगे, दिस इज टू डिसॉल्व
डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? अब इस पे ये सारे एंजाइम्स आ गए और हमने कलेक्टिवली बोला ये जो है स्पर्म लाइसिन कहलाती है। फिर देखिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो होने वाला है। एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ और इस दौरान पर ध्यान रहे हम थोड़ा सा इसको करके देखेंगे, देखिए क्या होने वाला है। ये आ गया आपके पास, ये आ गया पेरिवर्टल स्पेस, ये आ गया पेरिवर्टल स्पेस। अगली चीज पे ध्यान दें, यहां पर आ गया था, देखिए ये कोरोना रेडिएटा थी, किसी जगह से तोड़ा होगा, सब्सटेंस को डिसॉल्व किया होगा, मान लेते इधर से तोड़ा होगा, इधर ले आते, इधर ले आते, टच करा देते, ये यहां से चालू हुआ, ये देखिए पेनिट्रेट करना चालू करके डिसॉल्व करेगा इसको, ये टच करेगा, ये टच किया, मैं यहां थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेता, ये टच किया, यहां ध्यान दें, जैसे ही स्पर्म की बाइंडिंग होगी ओवम के साथ, स्पर्म ओवम बाइंडिंग पर क्या होने वाला है, स्पर्म ओवम बाइंडिंग जैसे ही होगी, ये ध्यान रहे कि इस दौरान पर सबसे पहला होगा ओवम का एक्टिवेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगली दो चीजों को। इस ओवम के एक्टिवेशन के दौरान क्या होगा, सबसे पहला देयर विल बी डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन। ठीक, एंड देन दूसरी चीज होगी कॉर्टिकल रिएक्शन। में किसी के भी डिटेल में नहीं जा रहा, बस सिर्फ आपको ये नाम वाकिफ होने चाहिए कि ये क्या होता है और क्यों है। ठीक है, तो ये ध्यान दे। और दूसरी चीज, उसी दौरान पे जो जोना पेल्यूसिडा, ये जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। मैंने जोना पेल्यूसिडा जब पढ़ाया तो मैंने बोला, जोना पेल्यूसिडा जब मैंने ओवम के साथ रिलेट किया तो मैंने बोला पॉलीस्पर्मी रोकेगा। अब यहां से ध्यान दें, हम क्या चाहते हैं, हमारे पास हमारे कितने का स्वयंवर, कौन स्वयंवर जीते, एक जीते। हम तो नहीं चाहते कि लाखों लोग आए और लाखों के लाखों स्वयंवर जीत जाए, यहां पर कहानी वो नहीं बनने वाली। तो एक का कहानी है, तो सिंपल सा है, ये जो एक स्पर्म की एंट्री है ओवम में और यही आगे फर्टिलाइज करे, दिस विल बी रिफर्ड एज द फिनोमेना ऑफ मोनोस्पर्मी, मतलब fertilization of ovum by one sperm. This is referred as the monospermy. बात यह है आप बाकी को कैसे रोकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बाकी को, एक को अंदर आ गए तो आप बाकी को हाथ निकल के बोले नहीं अब ओवर है, नहीं। यहां पर अगर मान लीजिए दूसरा आ रहा है, तो यहां पर मान लेते तीसरा आ रहा है, तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। अब वो कैसे ध्यान रखना है वो ध्यान रखिए। देखिए, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने का काम मैंने पहले बोला जोना पेल्यूसिडा का है। आपको ध्यान क्या रखना है, बाय फिजिकल एंड बायोकेमिकल या केमिकल चेंजेस इन जोना पेल्यूसिडा। ये लाइन एनसीईआरटी की है। देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर इंड्यूस्ड इन द जोना पेल्यूसिडा। व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर इंड्यूस्ड इन द जोना पेल्यूसिडा? द फिजिकल एंड द बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस्ड इन द जोना पेल्यूसिडा। Clear? What are the various changes? Let us come down. Number 1, there will be depolarization of the ovum. Number 2, there is a cortical reaction. And remember down that जब हम कहते हैं कि actually depolarization and cortical reaction, depolarization of the ovum membrane and the cortical reaction, these two are the mechanisms to prevent the polyspermy. मतलब पहली बात क्लियर रखे, एंट्री और फर्टिलाइजेशन, एंट्री या फर्टिलाइजेशन ऑफ वन ओवम बाय वन स्पर्म, दैट इज 1-to-1 रिलेशन इज रिफर्ड एज द मोनोस्पर्मी। मोर देन वन स्पर्म अगर आ रहे हैं, दैट इज पॉलीस्पर्मी। यू हैव टू प्रमोट मोनोस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी. Which layer is responsible for blocking the polyspermy? That is zona pellucida. How it is preventing? There are certain, once the sperm touches or comes in contact with the ovum, once there is a sperm ovum binding, there are certain physical and the biochemical changes which are induced in the zona pellucida. These physical and the biochemical changes in the zona pellucida, what are those changes? 4 ऑप्शन मिल गए, ये ध्यान रखने का है, डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम और कॉर्टिकल रिएक्शन. ये 2 खासे मैकेनिज्म है जिसके बलबूते पर ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है
और ब्लॉक करके रखता है, मतलब एंट्री ऑफ वन स्पर्म जो है वो दूसरे की एंट्री अपने आप रुक जाएगी एंड देन ये पूरा डिसॉल्व करके एंटर करेगा। अब कॉमन है, अपन थोड़ा सा जल्दी से इस पे देखते हैं कि एक्चुअली खेल क्या हुआ है। अभी तक हमने ये देखा कि भाई ये 14th डे में जो ओवम, एक टिपिकल 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे में जो ओवम रहती है वो रिलीज होती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, वो निकल करके फिम्बरी उसको कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद वो पहुंच जाती है, ट्रांसपोर्टेड हो जाती है और ये ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंचती है एम्पुला तक। हम आगे कहानी देखते हैं। उसी दौरान यदि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस के दौरान पे द सीमेन विल बी डिपॉजिटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और वेजाइना एंड दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज द इंसेमिनेशन। और यहाँ से बेसिकली स्पर्म आगे बढ़ना चालू करेगा। शुरुआत में मोटिलिटी बड़ी धीरे रहती है, लेकिन जैसे ही वो सर्विक्स के एरिया को क्रॉस करना चालू करता है वैसे ही जो फ्लूइड होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की वो बेसिकली स्पर्म को एक्टिवेट करती है। तो देयर इज अ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म दैट इज रिफर्ड एज द कैपेसिटेशन दैट टुक 5 to 6 आवर्स। ये होने के बाद ये स्पर्म आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे आगे चल करके यहाँ पर कहीं पर एक्रोसोमल रिएक्शन आता है। हमने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है? स्पर्म के एक्रोसोम में जितने भी एंजाइम भरे होंगे वो सब बाहर निकलेंगे। कलेक्टिवली दोज एंजाइम्स वर रिफर्ड एज द स्पर्म लाइसिन। क्लियर? एंड व्हाट वेर दोज एंजाइम? एक एंजाइम था जो ग्राउंड सब्सटेंस को डिसॉल्व करता, एक एंजाइम था जो कि कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करता, और एक एंजाइम था जो जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करता। अब ये बात ये आई कि भाई उसके बाद क्या हो, जैसे ही वो टच करता तुरंत बाइंडिंग जैसे ही होती ओवम एक्टिवेट हो जाती। जैसे ही ओवम एक्टिवेट होती, बड़ी खासी चीज होती है, देयर इज अ डीपोलराइजेशन ऑफ द ओवम मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना होता है कॉर्टिकल रिएक्शन का। डोंट गो इन एलैबोरेशन, ये दो नाम याद रखिए कि दो मैकेनिज्म्स हैं। इस दौरान ये सारी चीज आप कैसे रिलेट करेंगे, ध्यान रखिए। जैसे टच करता है देयर आर सम फिजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस व्हिच आर इंड्यूस्ड इन द जोना पेल्यूसिडा। These physical or biochemical changes which are induced in the zona pellucida, ये दो, फिर they actually block the entry of the second sperm. So what is promoted? Entry of first sperm, fertilization by one sperm, that is monospermy. What is actually promoted? Monospermy. What is prevented? Further sperm की entry, मतलब पॉलीस्पर्मी। मतलब which layer is going to block the polyspermy? Zona pellucida is going to block the polyspermy. Now समझें, here we will come down to, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है तो अब हम फ्यूजन की तरफ जाते हैं। अब उस पर एक बड़ी छोटी सी डिटेल है जिसके 2016-17 के एग्जाम में आई थिंक सो क्वेश्चन बन चुका है। वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अगेन रेफरेंस थी 2005 के पहले की जो एनसीईआरटीज थी, वो उसको रेफरेंस के तौर पर उसमें लिया गया था। तो अब हमको ध्यान रखना है कि एक्चुअली होगा क्या, ये ध्यान दें। जब बात आई फर्टिलाइजेशन की तो पहले तो देखिए क्या होता है, ध्यान देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन में बात किया तो पहले तो देखिए मैं ये करवा रहा हूं, पेनिट्रेशन करवा रहा हूं, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय पेनिट्रेशन इन ओवम बाय स्पर्मेटोजोआ। पहले तो ये होगा एंड देन दिस इज फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। बाइंडिंग तक हमने देखा है, पेनेट्रेशन तक हमने देखा है। अब ध्यान देते चलिए कि एक्चुअली होने क्या वाला है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, अब हमारा इधर का कोई वो नहीं है क्योंकि आप अगले चीज को रिलेट करने पर अब दिमाग लगाइए। देखिए स्पर्म टच कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे जो अभी भी स्टेज हमारे पास है वो एक्चुअली है सेकेंडरी oocyte, वो स्टिल ओवम नहीं था। सेकेंडरी oocyte ये हैप्लॉइड था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये कहां रुक के बैठा था, ये अरेस्टेड था टेम्पररीली मेटाफेज 2 में। यहां ध्यान देते चले, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था मियोसिस 2 के, ऑफ मियोसिस 2। देन ये क्या हुआ, जैसे ये स्पर्म जो है ये धीरे से देखिए एंटर किया, ये सब तो कट जाएगा। स्पर्म एंटर किया। अब यहां ध्यान दें,
स्पर्म इंटर जैसे ही करेगा तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज आएगा, बहुत सारा कैल्शियम अंदर जाता है। ये याद रखें, आप जाकर के सवाल पलटा है 2016 के एग्जाम का एक सवाल है जो आपको क्लियर कट बन जाएगी। ये कैल्शियम अंदर जाता है, कैल्शियम अंदर गया, क्लियर। तो क्या हुआ, एंट्री हुई, एंट्री ऑफ स्पर्म हुई, एंट्री ऑफ स्पर्म से कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है किस पे, ओवम में। अभी फिलहाल जो मेरी कौन से स्टेज में अरेस्ट होके बैठी, सेकेंडरी यूसेक। अब यह ध्यान दें, जैसे ही अंदर इनफ्लक्स होता है क्या हुआ है, कहां रुक के बैठा है, मेटाफेज 2 में। इस मेटाफेज 2 में इसको बैठा के रखने के लिए एक खास फैक्टर काम करता रहता है, एमपीएफ। क्लियर, मैंने क्या बोला, मेटाफेज 2 में वो अरेस्टेड है। मेटाफेज 2 में वो अरेस्टेड इसलिए है क्योंकि एक एमपीएफ फैक्टर है जो एक्ट कर रहा है। दिस एमपीएफ इज एम फेस प्रमोटिंग फैक्टर। क्लियर, क्या होगा ध्यान दें, ये जो कैल्शियम आता है, कैल्शियम आया, डिपोलराइजेशन हुआ, सारी चीज चल रही है। ये कैल्शियम जो आता है, ये कैल्शियम जो है ये एमपीएफ के साथ बाइंड कर जाता है। समझ में आ रही बात। और ये कैल्शियम जो एमपीएफ के साथ बाइंड करता है ये तुरंत ऑन कर देगा, इट विल टर्न ऑन, तुरंत स्विच ऑन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है किस पे, एपीसी में। एपीसी इज व्हाट, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कहां से निकल गया, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था, आगे बढ़ गया, किस पे आ गया, ये किस पे आ गया, एनाफेज 2 में आ गया। मतलब ये कौन से फेज में आ जाएगा, यहां पर एनाफेज 2 में आ जाएगा। फिर देन टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ध्यान दे क्या होने वाला है, यहां डिवीजन कंप्लीट करेगा ये, तो कंप्लीशन होगी, देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। व्हाट विल हैपन, ध्यान देंगे, ये जो मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है दैट इज योर ओवम। ऐसे कायदे से चले तो देयर विल बी पहले ऊटीड एंड देन देयर इज अ ओवम। हम सेम लेके चल रहे हैं, हम इसको अगर इसीलिए एनसीईआरटी ने एक जगह पर ले जाकर के इसको ऐसे ब्रैकेट में ऊटीड भी कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान देते हुए चले, वही ओवम है। और दूसरा यहां पर बनता है सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये ध्यान दें मैंने कहां से चल गया, भाई पेनिट्रेशन पहले होता है, उसके बाद फ्यूजन की बात आती है। जैसे ही पेनिट्रेट किया, जैसे ही एंट्री किया, एंट्री करने के टाइम में बहुत सारा कैल्शियम अंदर आया, वो सेकेंडरी oocyte जो कि अभी तक अरेस्टेड बैठी थी मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के, कैल्शियम जब आता है तो रोल क्या है, ये क्यों बैठी थी, क्योंकि देयर वाज अ एमपीएफ फैक्टर व्हिच वाज ऑपरेटिंग, एम फेस प्रमोटिंग फैक्टर। ये तुरंत क्या होता है, कैल्शियम एमपीएफ से जुड़ता है एंड इट टर्न्स ऑन द एपीसी, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे आता है, there is this secondary oocyte resumes the division and now there will be completion of the meiosis 2, and due to completion of the meiosis 2 there are two different structure which are getting formed, one is ovum and one is second polar body। and ये ध्यान रखिए, तो मतलब अगर सेकंड पोलर बॉडी की बात किया जाए तो सेकंड पोलर बॉडी किसके बाद बनी है, स्पर्म की एंट्री, लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन में नहीं। ये ध्यान रखिए, सेकंड पोलर बॉडी it is formed after entry of sperm, but क्या काम है सेकेंडरी पोलर बॉडी का, यहां सेकेंड पोलर बॉडी यहां पर कहीं अगर बन रही है और ये मेरा अगर कहीं पर ओवम बन रहा है, यहां मान लेते हैं हमारा ओवम बना, ये सेकेंड पोलर, कोई काम है इसका, फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, तो एक्चुअली क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी। कैसे बाहर निकलती है अलग तरीका, लेकिन आपको ध्यान रखिए आपको बाहर निकालना है उसको। तो फॉर्म्ड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट एक्सट्रूजन और एक्सपल्शन बिफोर फर्टिलाइजेशन। हमको कहां का सवाल मिल जाता, 2019 का। क्लियर कि भैया सेकंड पोलर बॉडी जो बनती है
तो एक्चुअली कब निकलती है सेकंड पोलर बॉडी, यानी इसी दौरान पे क्या होता है वो बाहर निकलती है और ये फर्टिलाइज करते हैं। एंड वो दोनों के न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस, फीमेल का प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइजेस एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो हमको पूरी कंटिन्यूटी में अगर लिया जाए तो हमको क्या क्या क्रिस्प पॉइंट ध्यान रखना है और जिन पे डायरेक्ट नेल हथौड़ा जिस पे पड़े और सवाल हमसे बने वो ध्यान रखेंगे। कैपेसिटेशन आपको ध्यान रखना है, आपको एक्रोसोमल रिएक्शन एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, और वो कुछ एंजाइम जो हमने बात किया वो ध्यान में रखना चाहिए। ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, लेकिन अगेन आई रिपीट ये कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी में आता है और इसमें ये सवाल आ गए तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये आपसे बनने चाहिए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द पॉलीस्पर्मी। मैं स्टिल बोलूंगा ये सवाल बहुत कॉमन होता है आने का कि ज़ोना पेलुसिडा इज द लेयर जिसपे फिजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस पॉलीस्पर्मी रोकती है। इस पे थोड़ी कम संभावना होती है कि आपसे पूछा जाए कि कॉर्टिकल रिएक्शंस या डिपोलराइजेशन ऑफ द ओवम, एक वो 2 मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। क्लियर। देन बात आती है कि भाई हुआ तो क्या हुआ। अब यहाँ से 2 एंगल समझना है, पेनिट्रेट करना एक अलग एंगल होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन एक अलग एंगल होता है। फर्टिलाइजेशन हम जहां तक समझते हैं कि भैया फ्यूजन की बात करते हैं हम 2 एंगल पर देख रहे थे, पहले पेनिट्रेट करता फिर फ्यूज करता है। यहाँ पर एक मेन पेज था क्योंकि जब हम ओवम में पढ़े तो हमने बोला सेकेंडरी ऊसाइड बैठी, वो ओवम नहीं थी, वो सेकेंडरी ऊसाइड पे बैठी थी जिसको हम लोगों ने बैठा करके रखा था मेटाफेज 2 में मियोसिस 2 के। तो हमने जैसी एंट्री कराई उसके बाद हमने कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाया। कैल्शियम का जैसे इन्फ्लक्स होता है इस ओवम में, ये ध्यान देने की, ये कैल्शियम आके क्या करता है, ये अटका के रखने का काम एमपीएफ करता, और ये जैसे कैल्शियम आता है एमपीएफ बाइंड करता है, एपीसी में कन्वर्ट होता है, और ये एपीसी में कन्वर्ट होकर के मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो एनाफेज 2 कंप्लीट होगा, टेलोफेज 2 आएगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई, ओवम बनेगा और एक दूसरी पोलर बॉडी बनेगी। अब ये दूसरी पोलर बॉडी क्या है, स्पर्म एंटर किया और इससे पहले कि फ्यूज हो ये दूसरी पोलर बॉडी निकलेगी। सो हम बोले सेकंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बट इट इज एक्सट्रूजन और एक्सपल्शन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। Second polar body or any polar body has no role in the fertilization. तो ये ध्यान रखें second polar body extruded from the ovum होगा and this will be but before the fertilization. इतनी चीजें आप ध्यान रखें। If you have any query, if you are getting locked at any point, हम कमेंट बॉक्स पे जा करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। हम आगे इसी चैप्टर्स के कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।